अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो आज का जो वर्कशॉप का जो टॉपिक है वो बेसिकली जीआईटी डिसऑर्डर्स पर है, जिसमें से हमने आईबीएस, एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन को चूज़ किया है। ठीक है, हम इस वर्कशॉप में देखेंगे कि हमारा ये जो 3 डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है, ये हमारे किस तरह काम करते हैं, ठीक है, और किस तरीके से जो है हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं। इस वर्कशॉप में चलने से पहले हम एक दफ़ा जो है वो जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, उसको हम एक दफ़ा ब्रीफली देख लेते हैं कि वो किस तरह से वर्क करता है। तो हमारे पास जो सबसे पहले ऑर्गन आता है, या हम जो सबसे पहला जो मैकेनिज्म है, ठीक है, वो हमारा माउथ का होता है। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, मैकेनिकल च्यूइंग होती है। जैसे हमने फूड जो है वो इनटेक किया, ठीक है, हमारी जो टंग है वो उसको डिफ्रेंशिएट करती है, फिर उसके बाद हमारे जो टीथ हैं वो उसको च्यू करते हैं, और उसके बाद सलाइवा प्रोड्यूस होता है, वो उसको लुब्रिकेट करता है फूड को, और वो इस तरह से बन जाता है ताकि वो हमारी जो एसोफेगस है उसमें मूव ऑन कर सके। ठीक है, अब अगर एसोफेगस को बात करें, ये मस्कुलर ट्रांसपोर्टर है या मस्कुलर एक कैनाल है, ठीक है, जो कि हमारी फूड को स्टमक तक लेके जाती है। ठीक है, ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करवाती है। अगर ये एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करवाएगी तो ये वॉमिटिंग होगी। ठीक है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में ये होता है कि लाइक जो फूड है वो नीचे की तरफ पास ऑन होती है, और इसमें जो है वो एज सच कोई भी डाइजेशन नहीं होती। अगर हम स्टमक की बात करें तो स्टमक जो है उसका जो प्राइमरी फंक्शन है ना, वो है कि ये इसने फूड को अच्छे से जो है वो लाइक एसिडिक जो जूस होता है उसमें मिक्स करना है। ठीक है, और जो डाइजेशन है उसको स्टार्ट करवा देना है, यानी कि अब ऑफिशियली जो डाइजेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा जो है जो इसका यानी कि अब ये जो क्या उसे कहते हैं, ये चाइम या इसको काइम बोलेंगे। ठीक है, अब ये वो बन गया है। ठीक है, अब उसने जो है मज़ीद यानी कि जितनी भी रीअब्जॉर्प्शन होगी, ठीक है, वो करने के बाद फिर उसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पास ऑन की जाएगी। अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन में देखें तो वो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, वो केमिकल डाइजेशन करवाती है, न्यूट्रिएंट को रीअब्जॉर्ब करवाती है। ठीक है, और इस तरह से जो है वो यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ये फूड मूव करती है। अगर हम इसमें और भी देखें तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ड्यूडिनल पार्ट है, ठीक है, वहाँ पे पेनक्रियाटिक जूसेस भी आते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो है बाइल भी वहाँ पे आता है, जिसकी वजह से जो फैट और स्टार्च और जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनकी डाइजेशन भी होती है। अगर हम लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट आता है, ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन में अगर हम देखें तो यहाँ पे जो प्राइमरी फंक्शन होते हैं उसमें वाटर रीअब्जॉर्ब होता है। ठीक है, या मैं उसे बोलूँ अब्जॉर्ब होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स वहाँ पे जो है होते हैं, और उसमें जो मैक्सिमम जो अब्जॉर्प्शन होती है या उसकी प्रोडक्शन होती है, ठीक है, वो विटामिन के है और विटामिन बी। ठीक है, तो अगर हम फिर उसके ये भी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, यानी कि एसोफेगस से आगे तक जितनी भी मूवमेंट होंगी वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स के थ्रू होंगी। ठीक है, जिसकी वजह से जो यानी कि जो सही रास्ता है वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का। अगर किसी भी तरीके से एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रही है तो उसका मतलब है कि वो वॉमिटिंग की जो है वो रिजल्ट आएगा। फिर उसके बाद हमारे पास 2 एक्सेसरी ऑर्गन्स भी हैं। ठीक है, लिवर है और पेनक्रियाज है। अगर मैं लिवर की बात करूँ तो जो लिवर है वो बाइल को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, जिसने जो है वो फैट्स को डाइजेस्टिबल बनाना होता है। तो जो बाइल है वो स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। ठीक है, और जो गॉल ब्लैडर है वो लाइक कंट्रोल करता है बाइल के सिक्रीशन को। ठीक है, और जो गॉल ब्लैडर डायरेक्टली बाइल जो है वो सप्लाई करता है ड्यूडिनल के पार्ट में। तो यहाँ से जो है फिर वो बाइल प्रोड्यूस होता है लिवर में, वहाँ से स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, और गॉल ब्लैडर से ये जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज भी जो है वो डाइजेस्टिव एंजाइम जैसे कि माइलेज है, प्रोटीज है, लाइपेज है। ठीक है, फिर उसके अलावा जो है इस तरह के जो एंजाइम्स है जो कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स इसको डाइजेस्ट करवाते हैं। ठीक है, तो ये रिलीज होते हैं। ये इसका जो है वो एक्सोक्राइनल एक्शन है। अगर हम इसके एंडोक्राइनल रोल देखें तो ये इंसुलिन और ग्लूकागोन की जो है वो प्रोडक्शन करवाता है। ठीक है, ताकि जो ग्लूकोज है उसकी रेगुलेशन हो सके। तो हमारा जो सबसे पहले हम अगर हम देखें तो ये एसिडिटी है। यहाँ पे जो एसिडिटी की जिक्र हो रहा है वो यानी कि जो नॉर्मल हमारे पास कंडीशंस आती हैं, ठीक है, जैसे कि इरेगुलर मील टाइमिंग की वजह से, या खाना ना खाए इस वजह से, ठीक है, या स्पाइसी फूड खा लिया, ज़्यादा ऑयली फूड ले लिया। ठीक है, या जो है हमने लाइक जैसे कि बाहर की चीज़ें या स्ट्रीट फूड ले रही है। ठीक है, तो उसकी वजह से जो हमें हार्ट बर्न आ रहा है, ठीक है, उसकी वजह से जो है ये एसिडिटी हो रही है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको क्लेरिफाई करना चाहती हूँ कि ये जो है वो इसके बाद यानी कि हम बात करेंगे गर्ड की। ठीक है, और उसको भी हम किस तरह से देखते हैं हम इस पर भी बात करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं एसिडिटी यानी कि अगर मैं नॉर्मल बात करूँ तो ये एसोफेगस में जो है वो बर्निंग की कंडीशन होती है। अब ये क्यों होती है, क्योंकि
जो एसिड है, ठीक है, अब जब भी हम स्पाइसी फूड या ऑयली फूड लेते हैं, ठीक है, तो उसको डाइजेस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। फिर उसको डाइजेस्ट करने के लिए ज़्यादा एसिडिक सिक्रीशन होती है स्टमक से, और जब स्टमक बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस कर ले तो क्या होता है कि उसका फ्लो बैक जाता है एसोफेगस में, ठीक है, यानी कि फूड पाइप में, जो कि इरिटेट करता है एसोफेगस की लाइनिंग को, जिसकी वजह से जो है हमें बर्निंग सेंसेशन फील होती है, ठीक है। अब इसकी सिम्टम्स, ये नॉर्मल सिम्टम्स है, ठीक है, आपको ब्लोटिंग होगी, बर्पिंग होगी, ठीक है, बाजू बात वॉमिटिंग भी हो सकती है, ठीक है, या ऐसा हो सकता है कि आपको नोजियाटिक फीलिंग्स आए, ठीक है। उसके अलावा हार्ट बर्न तो इसकी कॉमन सिम्टम है। अगर हम इसके कॉजेज देखें तो वो मैंने आपके साथ जो है वो शेयर कर चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो GERD जो है, यानी कि गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्सिव डिसऑर्डर, ठीक है। तो ये जो GERD है ये एक एक अम्ब्रेला है जिसके नीचे जो है वो NERD और ERD, ठीक है, यानी कि न्यू नॉन इरोसिव रिफ्लेक्सिव डिसऑर्डर और इरोसिव रिफ्लेक्सिव डिसऑर्डर आता है, ठीक है। यानी कि GERD जो है वो इन दोनों को एक्सप्लेन करता है। अगर हम देखें तो नर्ड को, ठीक है, यानी कि नॉन इरोसिव रिफ्लेक्सिव डिसऑर्डर, ठीक है, वो उसके भी कॉज यही सेम होती है कि एसिड बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो गया, ठीक है, अब वो फ्लो बैक कर रहा है, एसोफेगस में आ रहा है, ठीक है। अब नॉन इरोसिव में क्या है कि ये एक तो ये क्रोनिक कंडीशन है, ठीक है। दूसरा ये कि जो है यानी कि अभी इसमें जो है वो सिर्फ इरिटेट हो रही है एसोफेगल की लाइनिंग, ठीक है, और अभी तक इसमें कोई भी इरोजन नहीं है, ठीक है, ना ही कोई अल्सरेशन है, ना ही कोई स्ट्रक्चर बने हैं, ठीक है, और ना ही किसी किस्म की कोई ब्लीडिंग है, यानी कि इसमें कोई भी स्ट्रक्चरल हार्म नहीं हुआ, ठीक है। और अगर हम बात करें इरोसिव रिफ्लेक्सिव डिसऑर्डर की, ठीक है, रिफ्लेक्स डिसऑर्डर की, सॉरी, तो इसमें हम बात देखते हैं कि जो इरोजन है वो हो गई है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये एक्यूट कंडीशन होती है, ठीक है, यानी कि ये जल्दी आपको जो है वो रिजल्ट मिल जाता है, यानी कि अगर ये अर्ड की कंडीशन हो, ठीक है, यानी कि ये बहुत लंबा अरसे तक नहीं चलने वाली, ये अब यानी कि एसिड का जो है वो ज़्यादा हुआ, फिर उसके बाद फ़ौरन इरोजन होगी, ठीक है। तो यानी कि ये दो चीज़ें। अगर हम देखें जो इरोसिव है ना, उसके बाद यानी कि जो अल्सर्स भी हो सकते हैं, ब्लीडिंग भी हो सकती है, ठीक है, और इसके अलावा जो है कैंसर तक भी जो सिम्टम्स हैं वो जा सकती हैं, ठीक है। तो फिर हम क्या करते हैं कि जैसे कि अभी हमारे पास कोई पेशेंट है, ठीक है, तो हम वो आके हमसे बोल रहा है कि मुझे हार्ट बर्न होता है, ठीक है, तो हम जैसे कि हम नॉर्मल हिस्ट्री लेते हैं कि कब से हो रहा है, ठीक है, आपने क्या खाना खाया, फिर उसके बाद अगर हम वो कहता है, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, तो फिर हम जो है वो एंडोस्कोपी करते हैं, ठीक है। अगर हम एंडोस्कोपी करते हैं तो अगर तो हमें किसी भी किस्म की इन्फ्लेमेशन, कुछ भी रेडनेस या जो है टेंडरनेस फील हो, या फिर जो है स्टिक्चर्स वगैरह मिले, या अल्सरेशन की कंडीशन हमें मिले, तो इसका मतलब है कि वो इरोसिव रिफ्लेक्स डिसऑर्डर था, ठीक है। लेकिन अगर ये ऐसी चीज़ें नहीं मिल रही तो इसका मतलब है कि वो नॉन इरोसिव रिफ्लेक्स डिसऑर्डर था, ठीक है, यानी कि GERD में ये दो चीज़ें आ गई। और इसको जो है फिर हमने किस तरह से ट्रीट करना है, ठीक है, ये भी हम मज़ीद देखेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास है IBS, यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ठीक है। अब IBS जो है वो एक फंक्शनल डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है, ठीक है। अब इसमें जो है ये है कि जो भी हमारे गट है, ठीक है, उसकी लाइनिंग जैसे ही इरिटेट होगी ये कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। यानी कि इसका जो है कॉजेज़ बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन इसमें जो मसला है वो ये है कि लाइन इरिटेट हो रही है, ठीक है, यानी कि जो गट की लाइनिंग है वो इरिटेट हो रही है, इसकी वजह से जो कंडीशन आ रही है, ठीक है। इसकी जो कॉमन कंडीशन यही आती है कि एब्डोमिनल पेन है, क्लॉटिंग है, गैस है, ठीक है, या फिर जो है बाउल हैबिट्स में चेंज हो गया, या फिर स्टूल में म्यूकस आता है, ठीक है, या फिर जो है इनकम्प्लीट एवोक्यूशन है, या आपको ऐसा फील होता है कि इनकम्प्लीट एवोक्यूशन है, ठीक है। अगर हम इसके कॉजेज देखें तो हमारा है एक गट ब्रेन एक्सिस इम्बैलेंस, ठीक है। अब जो गट ब्रेन है ना, इसके दो पाथवेज हैं, ठीक है। एक तो ये है कि गट ने ब्रेन को सिग्नल्स भेजने हैं, ठीक है, और दूसरा पाथवे है कि ब्रेन ने गट को सिग्नल्स भेजने हैं, ठीक है। अब ये दोनों पाथवेज में जब भी किसी भी पाथवे में जो है वो मतलब फॉल्ट होगा, ठीक है, या वो मिसकम्युनिकेशन होगी, ठीक है, तो ये इरिटेशन होगी, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, अब देखें अगर आपको कोई भी एंग्जाइटी है या कोई भी स्ट्रेस है, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपका सिंपैथेटिक सिस्टम जो है वो इफेक्ट होगा, यानी कि फाइट और फ्लाइट वाली कंडीशन होगी, ठीक है। तो इस कंडीशन में भी जो है यानी कि आपका जो इंटरनल लाइनिंग है वो इरिटेट करती है, ठीक है। तो इस कंडीशन में फिर वो आपको यानी कि ये वाली कंडीशन हो सकती है।
ये हो गया ब्रेन टू गट वाला, ठीक है। अब है गट टू ब्रेन वाला। अब आपको पता है कि जो गट है उसका एक अपना ब्रेन है, ठीक है, जिसको हम इंटेरिक सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। अगर गट टू ब्रेन में यानी कि उस पाथवे में कोई फॉल्ट आई या उस पाथवे में कोई मिस कम्युनिकेशन हो, ठीक है, तो फिर भी ये जो कंडीशन हमारे पास आ सकती है। यानी कि इसमें ये है कि हमने हर तरह से देखना है, ठीक है। और अक्सर औकात आप देखते हैं कि हमारे जितने भी आईबीएस के जो पेशेंट्स होते हैं वो मोस्टली स्ट्रेस वाले ही होते हैं, ठीक है, या जो यानी कि इस तरह के एज सच कोई उनको फंक्शनल सॉरी स्ट्रक्चरल डैमेज नहीं होता, ठीक है, सिर्फ वो इसी इम्बैलेंस की वजह से आ रहे होते हैं। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो डाइजेस्टिव मोटिलिटी प्रॉब्लम्स, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको जो है वो एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि जो डिजीज़ होती है ना वो एक्चुअली मतलब अगर हम उसको देखें तो वो तीन ही तरह की होती है, ठीक है। या तो वो हाइपर एक्टिव हो गई है, ठीक है, जो भी ऑर्गन है, ठीक है, या जो भी फंक्शन है वो हाइपर एक्टिव है, ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। और अगर हम या तो वो हाइपो एक्टिव है, यानी कि वो अपना काम नॉर्मल से कम कर रहा है, यानी कि जितना उसको करना चाहिए उससे कम है, ठीक है। फिर उसके बाद है हमारे पास वीकनेस, ठीक है, यानी कि वो अपना काम करने की पोजीशन में नहीं है या वो काम परफॉर्म नहीं कर सकता, ठीक है। यानी कि ये तीन चीज़ें, हाइपर एक्टिविटी, हाइपो एक्टिविटी और वीकनेस, ठीक है, यानी कि ये तीन चीज़ें हमारे पास आती हैं। तो अगर हम देखें कि जो IBS-C है यानी कि कॉन्स्टिपेशन है, इरिटेबिलिटी हो रही है लेकिन उसके साथ कॉन्स्टिपेशन हो गई है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि मोटिलिटी लो है, ठीक है, ये चीज़ हो गई है। अगर हम IBS-D की बात करें तो ये है डायरिया, ठीक है, यानी कि जो मोटिलिटी है वो हाइपर एक्टिव है, यानी कि बहुत ज़्यादा फास्ट है, ठीक है। फिर जो हमारे पास है IBS-M, यानी कि ये दोनों होते हैं, कॉन्स्टिपेशन भी होती है, डायरी भी होता है, ठीक है। जैसे कि जब आप उसको कॉन्स्टिपेशन की मेडिसिन देते हैं तो उसको डायरिया हो जाता है, जब डायरिया की मेडिसिन देते हैं तो कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, ठीक है, यानी कि ये वाली कंडीशन होती है। अब इसमें यह है कि यानी कि हमारी बॉडी जो है वो तभी हेल्दी रहेगी जब उसके सब फंक्शन जो है वो नॉर्मल और बैलेंस पे रहेंगे, ठीक है। यानी कि कोई भी चीज़ हाइपर एक्टिव ना हो, कोई भी चीज़ हाइपर एक्टिव ना हो और कोई भी जो ऑर्गन है वो वीकनेस की स्टेट में ना जाए, ठीक है। यानी कि ये कंडीशंस हैं जो कि हमारी बॉडी को हेल्दी रखती हैं, ठीक है। आपको पता है कि हमारी बॉडी में जो होमोस्टेसिस मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। उसी तरीके से थर्मोस्टेसिस की भी यही चीज़ है कि स्टेबिलिटी ज़रूरी है, ठीक है, बैलेंस ज़रूरी है। बैलेंस के बगैर जैसे ही बैलेंस ऊपर नीचे होगा हमारी बॉडी भी जो है वो डिजीज़ कंडीशन में चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मोटिलिटी के इश्यूज हैं, यानी कि जो गट है वो ज़्यादा काम करेगी, अब इसका कोई भी इशू हो सकता है, ठीक है। अगर हम देखें तो पोस्ट इन्फेक्शियस चेंजेस, अब यहाँ पे ये चीज़ आती है कि जैसे कि आपकी जो बॉडी है, लेट्स सपोज कि आपको कोई इन्फेक्शन हुआ, ठीक है, कोई भी गट का इन्फेक्शन हुआ, जैसे कि एच पाइलोरी या उसे क्या कहते हैं साल्मोनेला, मतलब सॉरी ई कोलाई, ठीक है। तो उसमें जो है आपकी जो गट इन्फेक्शन है वो हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये है कि आपकी जो गट है वो ऑलरेडी यानी कि एक इन्फेक्शन से हील हुई है या वो उस से हील हो रही है, ठीक है। अब वो वहाँ पे वल्नरेबल है, ठीक है, यानी कि वो कमज़ोर है उसके मुकाबले में, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये है कि अब कोई भी आप एक ऐसी चीज़ ले रहे हैं जो कि उसको जो है वो इरिटेट कर रही है, ठीक है, चाहे वो ऑयली फूड है, चाहे वो कोई भी ऐसा फूड है, ठीक है, जो कि इजीली डाइजेस्टेबल नहीं है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसको इरिटेट करेगा। तो ये वाला जो स्टेट है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कि पोस्ट इन्फेक्टेड IBS, पोस्ट इन्फेक्शियस IBS, यानी कि PI-IBS। ये वाली जो स्टेट होती है, ठीक है, इसमें जो है पेशेंट को थोड़ा हैंडल करना पड़ता है, उसको जो है बताना पड़ता है। फिर उसके बाद है हमारे पास स्ट्रेस एंड इमोशंस, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हमारे हार्मोन्स भी इसमें जो है वो आ जाते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास हार्मोन है कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर, ठीक है। अब ये जो है ये भी जो है डायरेक्टली कॉलन पे जो है वो इफेक्ट करता है, ठीक है, उसकी मोटिलिटी को डिस्टर्ब करता है। तो जब हमें स्ट्रेस वगैरह होता है तो ये वाली कंडीशंस भी आ जाती हैं। फिर उसके बाद फूड ट्रिगर्स, वही बात कि अगर आप सुबह भी जो है वो वही खाने खा रहे हैं, ठीक है, और शाम को भी वही खाने खा रहे हैं तो ऑफकोर्स आपकी फूड ट्रिगर करेगी। फिर उसके अलावा ये भी होता है कि कुछ लोग लाइक लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद वो दूध पी रहे होते हैं, ठीक है, लैक्टोज वाला, वो कहते हैं कि ये तो कोई चीज़ ही नहीं है, तो ये चीज़ भी जो है वो ट्रिगर करती है, ठीक है। बाज़ किसी को ऑयली फूड जो है वो डाइजेस्ट नहीं होता तो तब भी ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। हार्मोनल चेंजेस अगर हम बात करें तो जो सेक्स हार्मोन्स हैं, ठीक है, जैसे प्रोजेस्टेरोन है या एस्ट्रोजन है, ठीक है, ये भी डायरेक्टली जो है वो सॉरी इनडायरेक्टली जो है वो बॉडी पे एक्ट करते हैं, ठीक है। यानी कि ये हमारी जो गट की मोटिलिटी है, ठीक है, ये उस पर इफेक्ट करते हैं, उसको रिलैक्स करते हैं और जो स्ट्रेच करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम मज़ीद देखें
तो हमारे पास है कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। अब अगर कॉन्स्टिपेशन में अगर हम देखें तो ये इनफ्रीक्वेंट है, हार्ड है और डिफ़िकल्ट बाउल सिम्टम है, ठीक है। अगर यानी कि कॉन्स्टिपेशन की ना, यानी कि आप सिंपल सिचुएशन आप ये देखें कि किसी भी बंदे को अगर कॉन्स्टिपेशन है, ठीक है, वो आपको आके भी ये बताएगा कि 3 दिन हो गए हैं, 2 दिन हो गए हैं, ठीक है, स्टूल पास नहीं हुआ। फिर उसके बाद जो है अगर स्टूल पास हो रहा है तो वो बहुत ज़्यादा फोर्सफुल है और पेनफुल है, ठीक है। और इसके अलावा जो है एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट है, यानी कि आपका जो पेट है वो ऐसे भरा भरा फील होता है। जाहिर सी बात है वो जो फिकल मेटल है, ठीक है, वो आपके पेट में जमा हो रहा है, ठीक है। और उसके साथ जो है वो हेडेक और जो फटीग है, ये तो एक नॉर्मल सिम्टम आती है हमारे साथ कॉन्स्टिपेशन के साथ, ठीक है। तो अगर हम इसके देखें तो लो फाइबर डाइट, अब लो फाइबर डाइट में आप देखें कि हमारे आसपास कितनी लो फाइबर डाइट्स हैं, ठीक है। जैसे ये फास्ट फूड है, लो फाइबर डाइट है, ठीक है। फिर उसके बाद ये बेकरी आइटम्स है, लो फाइबर डाइट है। स्ट्रीट फूड में भी यानी कि जाहिर सी बात है वो एक क्या से कहते हैं, हेल्दी डाइट तो है नहीं, ठीक है। तो वो भी कॉन्स्टिपेशन को जो है वो लीड करती है, ठीक है। बाजू का डायरिया को लीड करती है या दूसरे इन्फेक्शंस को लीड करती है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। फिर उसके बाद हमारे पास सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ठीक है। आप ये देखें कि हम में से जितने लोग भी हैं, ठीक है, वो एक्सरसाइज करते ही नहीं हैं, ठीक है। यानी कि नॉर्मल एक्सरसाइज भी उनकी ज़िंदगी का पार्ट नहीं है। यानी कि आप किसी पेशेंट को बोलें कि वो सुबह शाम जो है वॉक करे तो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वो उनकी ज़िंदगी का पार्ट ही नहीं है। अगर आप ये देखें कि मतलब अगर हम कुछ औरतों को बोलते हैं क्या वो जो है वो वॉक किया करें या वो एक्सरसाइज किया करें, ठीक है, लेकिन तो आगे से यानी कि वो हमें बताया करती हैं कि हम लोग जो है वो घर का काम करती हैं तो उससे इतनी ज़्यादा थकावट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी ज़िंदगी जो है वो बहुत ज़्यादा सेडेंट्री हो चुकी है, यानी कि कुछ भी यानी कि हम एक्सरसाइज नहीं करते। और अगर आप ऑफिस वर्कर्स को देखें तो वो तो वैसे ही सेडेंट्री लाइफस्टाइल गुजार रहे होते हैं, ठीक है। तो ये जो लाइफस्टाइल है, ठीक है, ये भी कॉन्स्टिपेशन को लीड करता है। फिर उसके बाद मेडिकेशंस की अगर हम बात करें तो जितने भी एंटी एसिटाइल कोलिन यानी कि जितने भी एसिटाइल कोलिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है, उसको ब्लॉक करते हैं या उसको जो है वो डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है, तो वो भी मेडिकेशन जो है वो कॉन्स्टिपेशन को लीड करेंगी, ठीक है। जैसे कि उसमें हमारे पास पार्किंसन डिजीज़ की जो है मेडिसन आ जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास एंटी हिस्टामिन्स आ जाते हैं जिसमें ये सिट्रोजिन डाइहाइड्रोक्लोराइड है। और फिर उसके बाद है हमारे पास सॉरी एंटीसाइकोटिक ड्रग्स हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, ठीक है। तो ये सारे जो ड्रग्स जो हैं इसमें कॉन्स्टिपेशन के केसेस अक्सर मिलते हैं देखने को। और फिर उसके बाद इनएडिक्वेट वाटर इनटेक, ठीक है। अब यहाँ पे एक ये भी है कि जो गट है, ठीक है, यानी कि हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है, वहाँ से पानी को अब्जॉर्ब करना होता है, ठीक है। अगर आपकी बॉडी में वाटर कंटेंट कम है तो क्या होगा कि जो फीकल मैटर है उससे से ज़्यादा पानी अब्जॉर्ब किया जाएगा, ठीक है। अगर तो यानी कि अब आपकी बॉडी जाहिर सी बात है आपकी बॉडी में वाटर कंटेंट कम है, ठीक है, और इसी लिहाज से आपने पानी भी उतना ही इनटेक किया होगा, यानी कि ज़्यादा इनफ नहीं किया होगा, ठीक है। तो क्या होगा कि फिर जो आपका फिकल मैटर है वो भी उस हिसाब से ड्राई होगा, ठीक है। अब उसमें से मैक्सिमम जब मॉइस्चर है वो अब्जॉर्ब कर लिया जाएगा तो क्या होगा कि वो मज़ीद ड्राई हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, लंपी बन जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो डिफ़िकल्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ठीक है, तो ये भी यानी कि हमारी बॉडी पे असर करता है, ठीक है। अगर आप ज़्यादा वाटर इनटेक करते हैं तो ये चीज़ यानी कि एक अपने जो कॉजेज़ हैं उसमें से निकल जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद हार्मोनल चेंजेस, जैसे कि मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया कि एस्ट्रोजन और जो प्रोजेस्टेरोन है, ठीक है, वो इनडायरेक्टली जो है हमारी गट पे इफेक्टिव है। अगर हम मेडिकेशन की बात करें, ठीक है, जैसे कि अगर हम जो हमारे सेक्स हार्मोन्स हैं, ठीक है, ये हमारी मोटिलिटी पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं और जो है वो इसको यानी कि इफ़ेक्ट करते हैं किसी भी तरीके से, ठीक है। तो अगर तो यानी कि और कोई इशू नहीं है, सिर्फ ये वाला इशू है, ठीक है, यानी कि कॉन्स्टिपेशन हो रही है और डायरिया हो रहा है या जो भी है, वो सिर्फ यानी कि जो हमारे सेक्स हार्मोन्स हैं वो इफ़ेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो उस सूरत में हमने ये वाली मेडिकेशन देनी है, ठीक है। ये अबल हंजल बालछड़ और राई सेम क्वांटिटी आप ले सकते हैं, ठीक है। और इसकी जो है वो 1 mg टैबलेट लेनी है आपने TDS में, ठीक है, या BDS में, यानी कि जो आपको जिस हिसाब से लगता है कि ये चीज़ ठीक है, ठीक है, तो आप दे सकते हैं। और इसका ये है कि ये ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन आपने नहीं देनी, ठीक है।
बिफोर और आफ्टर देनी है, ठीक है, क्योंकि अगर आप इसको ड्यूरिंग मैंस्ट्रुएशन देंगे तो उसकी जो यानी कि जो साइकिल है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, ठीक है, और इसके अलावा और भी बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो इसकी सिर्फ एक ही इंडिकेशन है कि आपने इसको ड्यूरिंग इंडिकेशन नहीं देनी। तो ये जो है यानी कि ये वुमेन की जो रिप्रोडक्टिव जो डाइजेस्टिव हेल्थ है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है, ठीक है। ये जो है हमारी क्लिनिक की लाइक टेस्टेड मेडिसिन है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। और इसके ये सारे ये चीज़ें हैं, ठीक है। अब इसमें ये है कि यानी कि ज़रूरी नहीं है कि आप इसको कॉन्स्टिपेशन में दें, ठीक है, डायरिया में दें, ठीक है। अगर तो वैसे ही उसको एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट है या क्रैम्पिंग के इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है, तो आप उसको तब भी दे सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास ये ज़ीरा सफ़ेद और सक्मोनिया, ठीक है। ये एक बेहतरीन मेडिकेशन है अगर जो कॉन्स्टिपेशन है, ठीक है, वो लाइक 5 ईयर से है, 3 ईयर से है या 7 ईयर से है, ठीक है, या इससे भी क्रोनिक है, या फिर उसे बोले कि मंथ्स में आ रही है, यानी कि क्रोनिक हिस्ट्री आ रही है, ठीक है, और सवेयर हिस्ट्री आ रही है, तो उसमें हमने ये मेडिकेशन देनी है, ठीक है, यानी कि इसमें ज़ीरा सफ़ेद है और सक्मोनिया है, ठीक है। ये वाला जो है हम इसको लाइक लेस अमाउंट में यूज़ करवाते हैं, ठीक है, जैसे कि 100 mg की टैबलेट या फिर 250 mg की टैबलेट, ठीक है, यानी कि इससे ज़्यादा आपने नहीं देनी, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा परगेटिव है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग परगेटिव है, ठीक है। ये पूरी बॉडी को एकदम से वीक कर देगा अगर आपने इसे गलत मौके पे दे दिया, ठीक है। तो इसका जो परगेटिव इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा जो है वो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। और इसकी यानी कि हमारे पास एक केस आया था, वो यानी कि जो लाइक बहुत ज़यीफ़ आदमी थे, ठीक है, तो उनको ना कॉन्स्टिपेशन का इशू था बहुत क्रॉनिक वाला। तो उनको फिर हमने जो है ये वाली मेडिकेशन दी थी, ठीक है। तो यानी कि उनका इसरार था कि मैं जो है वो यानी कि वो किसी दूसरे शहर से आए थे, आई गेस झंग से आए थे, ठीक है। तो उनका इसरार था कि जो है मैं यहाँ से मेडिसिन लेके जाऊँ, ठीक है, ताकि मैं जब घर जाऊँ तो यानी कि तब तक ठीक हो जाए, ठीक। लेकिन हमने उनसे ये कहा था कि आप इसे घर जाके लें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो आप हो सकता है कि आपको लाइक मिड पाथवे में जो है रुकना पड़े या इस तरह, ठीक है। लेकिन उनका इसरार था कि नहीं मैं अभी ही लूँगा, ठीक है। तो फिर हमने उनको मेडिसिन दी और उससे क्या हुआ कि यानी कि उनको मिड ट्रैवलिंग जो है वो रुकना पड़ा, ठीक है, वॉशरूम ब्रेक के लिए। और जो है उन्होंने यानी कि उनका ये था कि ये बहुत अरसे के बाद जो है ना एक सही तरीके का यानी कि जो नॉर्मल स्टूल है वो वैसे पास हुआ, ठीक है। ना ही वो फोर्सफुल था और ना ही वो पेनफुल था, यानी कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग परकेटिव है, ठीक है। इसको हम लोग ना नॉर्मल कॉन्स्टिपेशन में नहीं देते, इसको सिर्फ स्ट्रॉन्ग जो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है ना सिर्फ उधर ही दिया जाता है। फिर उसके बाद ये है हमारे पास गंधक, अजवाइन और खुश्क पुदीना, ठीक है। यानी कि ये जो ये मेडिसन है ये जैसे कि अगर आपको एसिडिटी का बहुत ज़्यादा इशू है, ठीक है, अगर वो यानी कि नॉन इरोसिव है या गर्ड है या इरोसिव वाली भी है ना, ठीक है, तो तब भी ये जो है बहुत अच्छा काम करेगी, ठीक है। और इसके अलावा जो है ये अगर इशू है आपको किसी भी किस्म की डाइजेस्टिव सिचुएशन का, ठीक है, किसी भी किस्म की डाइजेस्टिव सिचुएशन का, तो तब भी ये जो है वो बहुत अच्छा काम करती है, ये वाली जो मेडिसिन है। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो ये रह गई थी भाई जंजबील, नौशादल, सिया मिर्च, सना मक्की और रेवन दसाना, ठीक है। यानी कि ये एक्चुअली एक लैक्सेटिव है, ठीक है, लेकिन अगर हम इसको ज़्यादा यूज़ करवाएंगे तो ये भी स्ट्रॉन्ग लैक्सेटिव है, ठीक है। और इसके भी जो है वो 1000 mg कैप्सूल यानी कि 1 ग्राम कैप्सूल जो है वो यूज़ करवाए जाते हैं, ठीक है। और ये जो है वो आप बीडी में दें तो ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आता है, ठीक है। और फिर इसके बाद ये भी है कि ये जो है कॉन्स्टिपेशन को रिलीज़ करती है, ठीक है। इसमें आपने डायरिया की कंडीशन में आपने इसको नहीं देना, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि इसमें सेना है, तो सेना जो है वो एक परगेटिव भी है और लेक्सेटिव भी है, ठीक है। तो ये जो है बहुत अच्छा लाइक गैस्ट्रोइंटेस्टिनल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा एक हर्बल फॉर्मुलेशन है, ठीक है। और ये जो जितनी भी मैं आपके साथ हर्बल फॉर्मुलेशन शेयर कर रही हूँ, ठीक है, वो सारी की सारी क्लिनिकल टेस्टेड है, प्रूवन है, ठीक है। और हम जो है वो 2 साल से इसको यूज़ करवा रहे हैं, ठीक है। और अभी तक जो है वो हमें जितने भी रिजल्ट मिले हैं वो लाइक 90% जो है वो यानी कि करेक्ट हैं। और इसके अलावा जो है यानी कि वो प्रूवन भी हैं, ठीक है, और उनसे जो पेशेंट्स को रिलीफ भी मिला है। फिर उसके बाद डाइट चार्ट है, ठीक है, उसमें अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो आपने फिग्स, रेजिन्स और ये वाले जो फूड है ये करवानी है, ठीक है। और इसमें जो है आपने खट्टा दही यूज़ करवाना है, ठीक है। लेकिन अगर उसको जो है वो लैक्टोज इंटॉलरेंस की कंडीशन है, ठीक है, तो आप उसको ये यानी कि जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो अपना दीजिएगा, ठीक है, लेकिन बाकी आप उसको यूज़ करवाएं। इसके अलावा जो है हाई जो
हाई फाइबर डाइट जो होती है, ठीक है, वो भी आपने उसमें यूज़ करवानी है, ठीक है। इसके अलावा जो कॉन्स्टिपेशन में पुदीना और जो अजवाइन देसी है, ये कैरम सीड्स हैं, ठीक है, इसका जो है इफ़ेक्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम डायरिया की बात करें तो उसमें सूप्स, चिकन, सॉफ्ट डाइट करवाई जाती है, ठीक है। वो इसलिए करवाया जाता है क्योंकि डायरिया के कंडीशन में बहुत ज़्यादा मेल न्यूट्रिशन हो रही होती है, ठीक है। आपको पता है कि डायरिया जैसे ही आप कुछ खा रहे हो वो फ़ौरन तौर पर आपको जो है वो लाइक वॉशरूम जाना पड़ रहा है, या आप एक दिन में एटलीस्ट 8 to 10 टाइम्स वॉशरूम जा रहे हो, ठीक है। आपका वाटर, ठीक है, वो जो है वो लॉस हो रहा है, ठीक है। आपके न्यूट्रिएंट्स लॉस हो रहे हैं, आपका सॉल्ट लॉस हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है। आपके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो लॉस हो रहे हैं। तो इस तरह की कंडीशन में हम जो है वो एक ऐसी डाइट देते हैं जो कि ईजिली डाइजेस्टेबल हो, ठीक है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हो, ठीक है, जिसमें सोप्स हैं, चिकन है, सॉफ्ट डाइट है, ठीक है। उसके अलावा इसबगोल और स्वीट कार्ड है, ठीक है। अब इसमें हम देखें तो सॉफ्ट डाइट में जो है हम दाल चावल खिलाते हैं, ठीक है। दाल चावल भी यानी कि उसमें जो सबसे अच्छे वाले दाल चावल है उसमें वो उबले हुए चावल और जो मसूर की दाल होती है, ठीक है, वो वाले अच्छे दाल, हाँ, यानी कि वो एक अच्छा खाना होता है। और अगर हम चिकन की बात करें तो इसमें यहाँ पे हमने सिर्फ देसी चिकन खिलाना है, ठीक है, हमने दूसरा वाला चिकन नहीं खिलाना, उससे कंडीशन वर्स भी हो सकती है, ठीक है। देसी चिकन को जो है आप उसका सूप बनाए, उसके अंदर जो है वो रोटी भिगो के खा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप रोटी नहीं खाएंगे। तो ये कुछ योगा के पोसेस हैं, ठीक है, जो कि डायरिया के लिए अच्छे हैं, ठीक है। ब्रीथिंग माइंडफुली, यानी कि इसमें यह है कि आपने जो है वो 3 मिनट तक ब्रीथ करना है, ठीक है। आपने इनहेल करना है, फिर उसके बाद आपने एक्सेल करना है, ठीक है। अब इसमें आपने क्या करना है कि पहले आपने 15 सेकंड्स में इनहेल भी करना है और एक्सेल भी करना है, ठीक है। पहले मिनट में 15 सेकंड्स में इनहेल किया, एक्सेल किया, फिर नेक्स्ट 15 सेकंड इनहेल किया, एक्सेल किया, फिर नेक्स्ट, ठीक है। इस तरह आपने 1 मिनट में 4 साइकिल कंप्लीट किया। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट मिनट होगा उसमें आपने 2 साइकिल कंप्लीट करने हैं, ठीक है। यानी कि इनहेल किया 30 सेकंड्स में और उन्हीं 30 सेकंड्स में इनएक्सेल किया। फिर नेक्स्ट 30 सेकंड्स में आपने इनहेल करके फिर उसी में जो है वो एक्सेल कर दिया, ठीक है। यानी कि इस तरह से ये आपका दूसरा साइकिल कंप्लीट हो गया, ठीक है। और जो थर्ड साइकिल है, ठीक है, उसमें ये होता है कि आपने जो है इसी तरीके से जो है वो इनहेल और एक्सेल का जो कॉन्सेप्ट है वो करना है, ठीक है। यानी कि आपने पूरे मिनट के लिए इनहेल करना है सिर्फ एक ही दफ़ा में, ठीक है। यानी कि आपने दूसरे में 2 साइकिल कंप्लीट किया, इसमें जो है आपने 1 साइकिल कंप्लीट करना है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास चाइल्ड्स पोज, ये वाला पोज, ठीक है। ये अगर आप करके देखें तो अगर आपकी डायरेक्टिक कंडीशन में अगर आप हों, ठीक है, तो आप ये करके देखें तो आपको ये बहुत ज़्यादा रिलीव करता है, ठीक है। तो ये आप करवाएं। और ये जो है यानी कि जब भी किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा डायरिया की कंडीशन हो, ठीक है, तो हम लोग ये करवाते हैं और हमें जो है बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। फिर उसके बाद लेग्स अप टू द वॉल, ठीक है, ये वाला, यानी कि ये अगर तो उनको जो है वो लाइक कुछ रिप्रोडक्टिव हेल्थ के रिलेटेड इश्यूज हैं, ठीक है, तो तब भी ये वाला जो पोज है वो काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। और इसकी वजह से अगर डायरिया हो रहा है तो ये भी यानी कि एक अच्छा होता है, लेकिन इसमें भी जो है आपने 3 मिनट तक करना है, ठीक है। और ये भी आपने 3 मिनट तक करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आती है बॉक्स ब्रीथिंग, ठीक है। इसमें ये होता है कि आपने अपना इनहेल करना है, ठीक है, और 1 2 3 4 काउंट करना है, फिर आपने एक्सेल करना है, फिर वही 1 2 3 4 काउंट करके फिर इस तरह से आपने जो है वो 4 टाइम्स ये करना है, ठीक है। यानी कि इसको बॉक्स ब्रीथिंग और या 4 4 4 ब्रीथिंग बोलते हैं, ठीक है। और ये जो है यानी कि बहुत ज़्यादा एक इफ़ेक्टिव योगा के पोजेस हैं, ठीक है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगेंगे। फिर इसके बाद हमारे पास कॉन्स्टिपेशन के, ठीक है, पहले हमारे पास ब्रिज पोज जो कि ये वाला पोज है, ठीक है। ये आपने जो है वो 2 से 3 मिनट तक करवाना है अपने पेशेंट से, ठीक है। अगर अगर उनसे पहली दफ़ा में ये अचीव नहीं होता तब भी कोई बात नहीं, ठीक है, उनसे कहें कि वो प्रैक्टिस करते रहें। फिर उसके बाद हमारे पास बाउंड एंगल पोज, ठीक है, यानी कि ये वाला पोज, ये, ठीक है, ये भी हमने जो है वो 3 मिनट तक करवाना होता है। वाइड लेग फॉरवर्ड बेंड, यानी कि ये इसमें सिर्फ लेग्स को वाइड करना है और उसके बाद फॉरवर्ड बेंड करना है, ठीक है। यानी कि ये जो है कॉन्स्टिपेशन का जो हमारा एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट है, ठीक है, और इसके अलावा जो स्टूल पास करने में ये इफेक्टिव है। फिर इसके बाद माइंडफुल ब्रीथिंग, ये भी जैसे कि मैंने आपसे पहले जो है वो करवा चुकी हूँ आपसे। इसके बाद हमारे पास अगर हम आईबीएस के लिए देखें, ठीक है,
तो यानी कि इसमें वैसे तो ये है कि अगर तो आईबीएस यानी कि डायरियाटिक कंडीशन है, ठीक है, तो आपने वो डायरिया वाले योगा करवा देना, ठीक है। अगर कॉन्स्टिपेशन वाली कंडीशन है तो वो करवा दें, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम हाँ यानी कि ओवरऑल देखें कि मतलब इस तरह की कंडीशन हो रही है कि कभी डायरिया है, कभी जो है कॉन्स्टिपेशन है, ठीक है, तो इसमें एक डायफ्रैग्मेटिक ब्रीथिंग होती है, ठीक है। यानी कि इसमें ये होता है कि आपने सांस पूरा अंदर लेके, ठीक है, जब तक आपका जो डायफ्राम है वो पूरा यानी कि आपको जो अपना लंग्स है वो पूरे भरे हुए महसूस हो, ठीक है। फिर उसके बाद आपने इसको रिलीज कर देना है, ठीक है, यानी कि इस तरह से इनहेल करना है अच्छे तरीके से, फिर उसके बाद पूरा एक्सहेल कर देना है, ठीक है, लंग्स को। इस तरह से जो है आपको यानी कि ये डायफ्रैगमेंट में फ्रेगमेटिक ब्रीथिंग है, ठीक है, और ये आपको 4 to 6 मिनट्स तक करनी है। फिर उसके बाद हमारे पास वाइड लेग स्टैंडिंग फॉरवर्ड बेंड, ठीक है, यानी कि ये वाइड लेग स्टैंडिंग फॉरवर्ड बेंड। और अगर हम ये देखें तो ये हमारे पास था वाइड लेग फॉरवर्ड बेंड था, ठीक है, इसमें स्टैंडिंग बेंड भी आता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास कोबरा पोज, जो कि ये वाला पोज है, ठीक है। और बाज़ औक़ात ये फर्स्ट ट्राई में अक्वायर करना इजी नहीं होता, ठीक है, तो कोई बात नहीं, जितना हो सकता है वो उतना करें, ठीक है। तो अभी आज के लिए हमारा जो है ये टॉपिक था, ठीक है, जिसको कवर करवा दिया गया है। तो अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हों, ठीक है, तो आप उसको नीचे कमेंट बॉक्स में कर दें, ठीक है, इंशाल्लाह आपको जवाब दे दिया जाएगा। जज़ाकल्लाह।